हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग रिवाइज करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। हम शॉर्ट फॉर्म में से रिवाइज करेंगे और मैं इन शॉर्ट नोट्स की लिंक को भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहां से डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। ये आपको लास्ट टाइम रिवीजन के लिए बहुत काम आएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। तो यदि किसी भी चार्ज पार्टिकल को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो फोर्स इसके वजह से क्या होता है, F इज इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी या फिर F इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा, जहाँ पर थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। हम यदि डायरेक्शन निकालना चाहें इस फोर्स की तो हम सबसे पहले अपनी फिंगर्स को वेलोसिटी की डायरेक्शन में करेंगे, देन इसे कर्ल कर देंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो जो थंब है आपका वो फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में आपको क्या याद रखना है कि यदि हम अपने थंब, फर्स्ट फिंगर और मिडल फिंगर को एक दूसरे के परपेंडिकुलरली, म्यूचुअली परपेंडिकुलरली स्ट्रेच कर दें तो यहाँ पर फोर्स, थंब है आपको फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड और आपकी मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं, m e⁻⁻⁻1 t⁻²। अब बायो-सेवर्ट लॉ की बात करें तो बायो-सेवर्ट लॉ क्या होता है, किसी भी स्मॉल करंट एलिमेंट के वजह से यदि किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो हम बायो-सेवर्ट लॉ की हेल्प से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, dB इज इक्वल्स टू μ0/4π आइडियल साइन थीटा अपॉन r²। SI यूनिट में बात करें तो μ0/4π की वैल्यू 10⁻⁻7 और CGS में इसकी वैल्यू 1 होती है। वेक्टर फॉर्म में बहुत पूछा जाता है तो बायो-सेवर्ट लॉ वेक्टर फॉर्म में क्या है आपका, μ0/4π आइडियल क्रॉस r अपॉन r³। अब हम अगले टॉपिक पर चलते हैं। दिस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। कोई भी स्ट्रेट वायर यदि वो करंट को कैरी कर रहा है तो इसका जनरलाइज फॉर्मूला हमारा क्या है, μ0I/4πr इंटू साइन φ1 प्लस साइन φ2। डायग्राम में आप देख सकते हो कि φ1 और φ2 क्या है। अब यदि कोई इनफाइनाइट वायर होगा तो वहाँ पर φ1 की वैल्यू 90 हो जाएगी, φ2 की वैल्यू 90 हो जाएगी, तो वहाँ पर फॉर्मूला क्या आ जाएगा हमारा, μ0I/2πr। Magnetic field at the center of the circular coil carrying current, it is μ0I/2r where r is the radius of the circular coil. Magnetic field at a point on the axis of the circular coil, तो ये आपका हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है, μ0/4π 2πn(I_r²) अपॉन r² प्लस x² होल पावर 3/2, जहाँ पर x क्या है, सेंटर से एक्सियल पॉइंट की डिस्टेंस और r इज द रेडियस ऑफ द कॉइल। यदि आपका ये पॉइंट P काफ़ी लार्ज डिस्टेंस पर है देन फॉर्मूला हमारा आ जाता है μ0/4π 2m/x³। हम एक सर्कुलर कॉइल की वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल चुके हैं, इट इज़ μ0I/2r। हम बात करें कोई भी स्मॉल आर्क की वजह से, सपोज आर्क का आपका एंगल कितना है, थीटा, तो ये फॉर्मूला हमारा बन जाता है μ0I/4πr इंटू थीटा। थीटा को यहाँ पर हम रेडियन में पुट करेंगे। अब आप दो कॉइल देख सकते हैं जो कि कंसंट्रिक कॉइल्स हैं और एक दूसरे को से 90 डिग्री पर इंक्लाइंड हैं। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी √(b1² प्लस b2²). एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स लॉ क्या होता है, B.dl इज इक्वल्स टू μ0 इंटू आई, वेयर आई इज द करंट पासिंग थ्रू द कॉइल और लूप। अब हम किसी एक लॉन्ग सिलेंडर की बात करें तो लॉन्ग सिलेंडर में आउटसाइड पॉइंट के लिए जो लॉन्ग सिलेंडर है एक इनफाइनाइट वायर की तरह काम करेगा, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड वही हो जाएगी μ0I/2πr, तो B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। यदि आपका जो पॉइंट P है वो इनसाइड द सिलेंडर लाई कर रहा है, यदि इनसाइड द सिलेंडर लाई करेगा तो यहाँ पर दो कंडीशंस हमारी बन जाती हैं। एक क्या, कि यदि कंडक्टर आपका किसी सीट ऑफ मेटल का बना हुआ है तो इनसाइड द कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड विल बी 0। इफ ऐसा नहीं है और करंट आपका पूरे क्रॉस सेक्शन से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है देन मैग्नेटिक फील्ड विल बी μ0 μr I_r² अपॉन r², जहाँ पर स्मॉल r पॉइंट की डिस्टेंस है एंड कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर सेक्शन। ये बात और आप ध्यान रखें यहाँ पर कि μr क्या है, इट इज द रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम। यहाँ से आपका ग्राफ बन जाएगा
इनसाइड के लिए क्या है आपका, आउटसाइड के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इनसाइड के लिए आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो कुछ ऐसा ग्राफ हो जाएगा। सोलेनॉइड की वजह से इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, म्यू नॉट एन इंटू आई। यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना कि जो स्मॉल एन इट इज़ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। एजेस की बात करें, एंड पे बात करें, तो एंड पे जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड होती है सोलेनॉइड की वजह से, इट इज़ म्यू नॉट एन आई अपॉन 2। अब हम बात करते हैं मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। किसी भी चार्ज पार्टिकल को यदि यूनिफॉर्म परपेंडिकुलरली यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट करते हैं v वेलोसिटी से, तो ये आपका चार्ज पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ को डिस्क्राइब करता है, जिसकी हमें रेडियस पूछ ली जाती है। बहुत क्वेश्चनों में डिफरेंट अल्फा पार्टिकल, ड्यूट्रॉन या आपके मूव कर रहे हैं तो इनका रेडियस का रेशियो पूछा जाता है। तो यहाँ पर रेडियस का फॉर्मूला हमारा होता है mb अपॉन क्यूबी एंड टाइम पीरियड इज 2πm अपॉन क्यूबी। अब हम बात करते हैं कोई भी चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज पार्टिकल, इट इज q इंटू ई। मैग्नेटिक फील्ड में यदि है तो आपका फोर्स क्या हो जाएगा, q इंटू वी क्रॉस बी। तो यदि कहीं पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट हैं तो व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज पार्टिकल, फोर्स आपका हो जाएगा q इंटू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी, मतलब दोनों फोर्सेस का वेक्टर सम। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग चार्ज कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, इट इज आई एल क्रॉस बी और आई एल बी साइन थीटा। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट, यदि एक कंडक्टर आपका I1 करंट कैरी कर रहा है, दूसरा कंडक्टर आपका I2 करंट कैरी कर रहा है, तो व्हाट इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ, इट इज़ म्यू नॉट अपॉन 4π 2I1 I2 अपॉन डी। यदि आपको बोला जाए कि इतने लेंथ पर आप फोर्स निकालो तो उतने लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि आपका जो फोर्स का फॉर्मूला यूनिट लेंथ पर है। यदि दोनों वायर्स में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो अट्रैक्शन का फोर्स होगा, और अपोजिट डायरेक्शन में है तो आपका रिपल्सन का फोर्स होगा। नाउ टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड, यदि किसी करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो व्हाट इज द टॉर्क, टॉर्क इज एन आई ए बी साइन अल्फा, और हम इसे लिख सकते हैं एन आई ए क्रॉस बी। ए आपका एरिया वेक्टर है। एरिया वेक्टर क्या होता है, ये प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड नॉर्मल होता है, क्योंकि एन आई ए मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होता है तो इसे हम एम क्रॉस बी भी लिख सकते हैं। ये एनालॉगस है, जैसे कि आपका किसी भी डाइपोल को मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वहाँ पर क्या होता है टॉर्क पी क्रॉस ई, यहाँ पर होता है हमारा एम क्रॉस बी। हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की बात करें, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है, इट इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ द स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट। आई इज इक्वल टू जी थीटा, मतलब जितना ज़्यादा आप करंट फ्लो होगा उतना ही ज़्यादा आपका डिफ्लेक्शन होगा। जी को हम गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट कहते हैं और थीटा इज द डिफ्लेक्शन। ये डेफिनेशन बहुत पूछी जाती है कि व्हाट इज़ डेड बीट गैल्वेनोमीटर। डेड बीट गैल्वेनोमीटर क्या है, यदि आप करंट को फ्लो कराते हैं या फिर करंट को स्विच ऑफ करते हैं तो जो पॉइंटर है वो तुरंत रेस्ट पे आ जाए, ऐसे गैल्वेनोमीटर को हम बोलते हैं डेड बीट गैल्वेनोमीटर। व्हाट इज रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इज द फील्ड इन विच प्लेन ऑफ द कॉइल इन ऑल पोजीशन इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। Current sensitivity, it is defined as the deflection produced in the galvanometer when a unit current pass through it। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, थीटा अपॉन आई या एन बी ए अपॉन के। इसकी यूनिट आप ध्यान रखोगे रेडियन पर एम्पियर और डिवीजन पर एम्पियर। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द गैल्वेनोमीटर व्हेन अ यूनिट वोल्टेज इज अप्लाइड। तो थीटा अपॉन वी और आई एस अपॉन आर, आई एस यहाँ पर करंट सेंसिटिविटी हो जाएगी, इसकी यूनिट रेडियन पर वोल्ट और डिवीजन पर वोल्ट। संट क्या होता है, संट एक ऐसा लो रेजिस्टेंस है जिसे हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं गैल्वेनोमीटर के। इससे क्या होता है, आपका करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, पूरा का पूरा करंट गैल्वेनोमीटर से पास नहीं होता है, जिसके वजह से गैल्वेनोमीटर स्ट्रॉन्ग करंट से बच जाता है। इसके अलावा इसकी रेंज, गैल्वेनोमीटर की रेंज भी बढ़ जाती है। एमीटर क्या है, एक लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर है। इट इज़ यूज्ड टू मेजर द करंट एंड इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन द सीरीज। हमसे बहुत पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द आइडियल एमीटर, तो आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस 0 होता है। किसी भी गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो यदि गैल्वेनोमीटर को हमें एमीटर में कन्वर्ट करना है तो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक हम शंट रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द शंट रेजिस्टेंस, इट इज एस इज इक्वल टू आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू जी। आई जी क्या, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट ऑफ द गैल्वेनोमीटर एंड आई इज द टोटल करंट दैट यू हैव टू मेजर एंड जी इज द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर।
वोल्ट मीटर क्या होता है? इट इज़ अ हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर एंड यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑफ द सर्किट। एक बात यहाँ भी ध्यान रखनी है आपको कि इट इज़ कनेक्टेड इन पैरेलल। दूसरा कि रेजिस्टेंस ऑफ द आइडियल वोल्ट मीटर इज इनफाइनाइट। हाउ यू कैन कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर? तो हम इसके सीरीज़ में एक हाई रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देते हैं। कितना आपको वैल्यू कनेक्ट करना पड़ेगा? R इज इक्वल्स टू V अपॉन IG माइनस G। कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म, जैसे वहाँ पर दो चार्ज पार्टिकल r डिस्टेंस पर सेपरेट होते हैं, तो व्हाट इज द फोर्स? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, सॉरी वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फोर्स क्या होता है? F इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर वही फोर्स हमारा कितना हो जाता है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, जहाँ पर M1 M2 पोल स्ट्रेंथ है और R उन पोल्स के बीच का सेपरेशन है। यहाँ पर यूनिट जो पोल स्ट्रेंथ की होती है वो एम्पियर मीटर होती है। What are the magnetic field lines? It is an imaginary curve tangent to which at any point gives the direction of magnetic field at that point. हम कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ मैग्नेट फॉर्म क्लोज्ड कंटिन्यूस लूप। डायरेक्शन आउटसाइड जो मैग्नेट की होती है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। No magnetic field lines can intersect each other because if two magnetic field lines intersect each other, then at the point of intersection two tangents are possible. Visible represent the two direction of the magnetic field at a single point, which is not possible. Magnetic field lines have a tendency to contract longitudinally. Magnetic dipole moment क्या होता है? It is m into 2l. 2l is the separation between the two poles and m is the magnetic pole strength. इसकी यूनिट हमारी एम्पियर मीटर स्क्वायर हो जाएगी या फिर जूल पर टेस्ला, ये एक आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट एक्सियल पॉइंट पे आपका हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2mr अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर होल स्क्वायर। यहाँ पर L2L क्या है? 2L इज द लेंथ ऑफ द बार मैग्नेट और R क्या है? ये आपकी बार मैग्नेट के सेंटर से पॉइंट की डिस्टेंस है। यदि मैग्नेट हमारी शॉर्ट है तो ये फॉर्मूला आ जाता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन r क्यूब। किसी भी इक्वेटोरियल पॉइंट पर जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड होती है इट इज़ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर होल पावर 3/2। और यदि मैग्नेट हमारी शॉर्ट है तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन d क्यूब। बहुत ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उनका रेशियो क्या होगा? तो रेशियो होगा हमारा 2:1। कोई भी आपका करंट कैरिंग लूप है, इट बिहेव्स एज अ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, और इसमें आपका यहाँ से मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला बन जाएगा हमारा NIA। बार मैग्नेट है आपकी एक इक्विवेलेंट सोलेनॉइड की तरह बिहेव करती है। टॉर्क ऑन अ बार मैग्नेट इन मैग्नेटिक फील्ड वही हम पहले डिस्कस कर चुके, m क्रॉस b। यहाँ पर टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ जाता है 2 पाई रूट I अपॉन mb। यदि किसी भी डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी? इट इज माइनस m वेक्टर डॉट b वेक्टर। m मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है और b यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, ये हो गया माइनस mb cos थीटा। यहाँ पर आपको ये बात बहुत ध्यान रखनी है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए थीटा की वैल्यू 0 होती है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए थीटा की वैल्यू 180 होती है। गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, इट इज सरफेस इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन अ क्लोज लूप इज 0। कोई भी इलेक्ट्रॉन यदि रिवॉल्व करता है तो उसका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? 1/2 E ओमेगा r स्क्वायर। E इज द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी एंड r इज द रेडियस। मैग्नेटाइजिंग फोर्स, द डिग्री टू विच अ मैग्नेटिक फील्ड कैन मैग्नेटाइज अ मटेरियल इज कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग फोर्स। इसका फॉर्मूला हमारा आ जाता है N × I। What is the intensity of the magnetization? It represents the extent to which a specimen is magnetized when placed in magnetic field. Mathematically, it is defined as the magnetic moment per unit volume. Magnetic susceptibility. It is a property which determines how easily a specimen can magnetize when placed in magnetic field. इसका फॉर्मूला I अपॉन H। हमें कुछ यहाँ पर ये बातें याद रखनी है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट H प्लस I, और ये रिलेशन बहुत पूछा जाता है म्यू R जो कि रिलेटिव परमिएबिलिटी हो गया इज इक्वल टू 1 + m दैट इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स, ये बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली आपका सिलेबस में मेंशन भी है।
तो आपको 3 तरीके से क्लासीफाई होते हैं। पहली हम बात करें डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ये क्या होते हैं? यदि इनको हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो दे आर वीकली रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। एग्जांपल्स कुछ हम याद रख सकते हैं, एंटीमनी, बिस्मथ, कॉपर, लेड। तो इनके कुछ पॉइंट्स के फॉर्म में नोट बनाए हैं कि व्हेन इट इज़ प्लेस्ड इन द नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दीज सब्सटेंसेस हैव अ टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर पार्ट्स। Mu R, that is relative permeability for these substances, is less than 1. Xi M, that is magnetic susceptibility, is negative, and susceptibility of the diamagnetic substances does not change with temperature. ये हमें आपको ध्यान रखना है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं? When they are placed in the magnetic field, they are weakly attracted by the magnetic field. Example: aluminium, chromium, etc. When these substances are placed in non-uniform magnetic field, they tend to move from weaker parts to stronger part. Relative permeability is greater than 1 and magnetic susceptibility is small positive, and magnetic susceptibility of the paramagnetic substances are inversely proportional to the temperature. हम बात करें फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की, तो आपके दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टू द मैग्नेट। एग्जाम्पल्स आर आयरन, कोबाल्ट, निकल। Magnetic permeability, that is relative permeability, is very large, 10 to the power 3 to 10 to the power 5. Magnetic susceptibility is also very large. With rise in temperature, magnetic susceptibility decreases. Hence, at a certain temperature, ferromagnetic substances changes in the paramagnetic. This temperature, transition temperature, is called Curie temperature. हमसे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की बात की जाती है। ये मैग्नेट्स हमारी 2 टाइप्स की होती है, एक परमानेंट मैग्नेट, एक हमारी टेम्पररी मैग्नेट। मतलब टेम्पररी मैग्नेट का मतलब क्या हो गया कि जब उससे करंट फ्लो कराते हैं तो आपके मैग्नेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। जितने भी आपके इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होती हैं ये आपकी टेम्पररी मैग्नेट्स होती हैं। ये कहाँ कहाँ यूज होती हैं? तो हमें ध्यान रखना है कि आपका जो कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर है उसमें इनका यूज होता है।